हेलो स्टूडेंट्स, रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम ब्रिटिश राज के कॉर्पोरेट रूल्स जो 1773 से 1853 के बीच आए थे, उनके स्टडी मटेरियल की एक बहुत ही गहन चर्चा या कहें एक डीप डाइव करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस टॉपिक का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम इससे बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। हाँ, क्योंकि जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विदेशी स्टार्टअप की जो किसी दूसरे देश में सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने के इरादे से जाता है, लेकिन कुछ ही दशकों के भीतर उस स्टार्टअप के पास अपनी खुद की एक विशाल सेना होती है, अदालतें होती हैं और वो पूरे देश पर ही कब्जा कर लेता है। सही कहा। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिल्कुल यही हुआ था। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझे कि जब इस स्टार्टअप के कर्मचारी बेतहाशा अमीर होने लगे तो ब्रिटेन में बैठी असली बॉस यानी ब्रिटिश संसद ने उन पर लगाम कैसे कसी। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, अपने नोट्स तैयार रखिए, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को कवर करने वाले हैं जो SSC, RRB, NTPC और राज्य PCS जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये कह सकते हैं कि ये हेड ऑफिस का पहला चाबुक था जो कंपनी पर पड़ा। ठीक है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मेरी समझ से कंपनी तो 1600 ईस्वी से ही व्यापार कर रही थी, है ना? तो अचानक 1773 में ही ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में सीधा दखल देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। 1770 के दशक तक आते आते ना एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। कंपनी के जो कर्मचारी भारत में थे वो अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे और बेतहाशा अमीर हो रहे थे। अच्छा। मतलब वो खुद पैसे बना रहे थे। बिल्कुल। जब वो ब्रिटेन लौटते थे तो उनके पास इतना पैसा होता था कि वो वहां की संसद की सीटें तक खरीद लेते थे। वहां के लोग उन्हें ताने के तौर पर नवाब कहने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ मजेदार बात यह है कि लगातार युद्ध और भ्रष्टाचार की वजह से खुद ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। अरे बाप रे! हाँ, हालत ये थी कि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के बेल आउट पैकेज की मांग कर दी। मतलब एक तरह से कर्जा मांग लिया। मतलब कर्मचारी करोड़पति बन रहे थे और कंपनी सरकार से भीख मांग रही है। ये तो कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार ने कहा, देखो, हम तुम्हें कर्ज तो देंगे, लेकिन इसके बदले में हम तुम्हारे कामकाज पर नियम लगाएंगे। और बस यहीं से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म होता है। यहीं से केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो सेंट्रलाइजेशन में उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला कदम था बॉस का प्रमोशन। जो बंगाल का गवर्नर था, उसका ओहदा बढ़ाकर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी कंपनी के 3 अलग-अलग रीजनल मैनेजर्स हों और उनमें से एक को अचानक प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। एकदम सटीक उदाहरण है। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को अब बंगाल के इस नए बॉस को रिपोर्ट करना था। और स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दें, इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस फैक्ट को अपने आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट PYQ मार्क कर लें। वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल। लेकिन क्या उन्हें पूरी पावर दे दी गई थी? नहीं। तानाशाही रोकने के लिए गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 लोगों की एक कोर टीम यानी कार्यकारी परिषद बना दी गई। इनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता था और नियम यह था कि कोई भी फैसला बहुमत से ही लिया जाएगा। एक सेकंड, अगर एक गवर्नर जनरल है और 4 लोग परिषद में हैं, तो ये तो काम में अड़ंगे लगाने वाली बात हो गई ना। क्या ये सिस्टम काम कर पाया? बिल्कुल काम नहीं किया। परिषद के सदस्य अक्सर हेस्टिंग्स से लड़ते रहते थे। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक लीगल डिपार्टमेंट या कह लें HR की तरह 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अच्छा, 1774 में कलकत्ता में। इसमें कितने जज थे? इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज थे। लेकिन यहां भी एक पेंच था। उन्होंने एक्ट में यह साफ ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा और गवर्नर जनरल का क्या। ओह, तो मतलब अब गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट आपस में ही भिड़ने लगे होंगे। बिल्कुल। वहां एक अलग ही प्रशासनिक लकवा या एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस पैदा हो गया था। और शायद इसी एक्ट में उन्होंने कर्मचारियों के साइड हसल पर भी बैन लगाया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर्सनल बिजनेस और भारतीयों से गिफ्ट, जो कि असल में रिश्वत होती थी, लेने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई।
ये तो मुझे बिल्कुल आज की बड़ी टेक कंपनियों की तरह लग रहा है, जो अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग या दूसरी नौकरी करने से रोकती हैं। एकदम सही तुलना है। लेकिन 1773 का एक्ट, जैसा हमने देखा, एक अधूरा प्रयोग था। गवर्नर जनरल अपनी टीम से लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से लड़ रही है। तो इसी अफरा तफरी को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद को 11 साल बाद एक नया कानून लाना पड़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट ने काम का पूरा बंटवारा कर दिया है ना? बिल्कुल। कंपनियां बहुत बड़ी हो गई थी, तो काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। व्यापार यानी सेल्स का जो काम था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। और जो राजनीतिक मामले थे, जैसे किस राजा से लड़ना है, किससे दोस्ती करनी है, उसके लिए एक नई टीम बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये कंट्रोल सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। स्टूडेंट्स एग्जाम के नजरिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच का ये अंतर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे रट लें। बिल्कुल। और इसी के तुरंत बाद एक 1786 का अधिनियम भी आया था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मुझे किसी स्टार सीईओ की तरह लगते हैं। मतलब एक डूबती कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बोर्ड से असीमित पावर की मांग कर दी है ना? हाँ, बिल्कुल। कॉर्नवालिस ने देखा था कि कैसे 4 लोगों की परिषद ने हेस्टिंग्स का जीना हराम कर दिया था, तो उसने जॉब लेने से पहले ही नखरे दिखाए। उसने कहा कि मैं तभी आऊंगा जब मुझे अपनी ही टीम का फैसला पलटने की वीटो पावर मिलेगी। वीटो पावर। और साथ ही शायद उसने सिक्योरिटी हेड बनने की भी डिमांड की थी। हाँ, उसने कहा कि मुझे ही प्रधान सेनापति भी बनाया जाए। और सरकार उस वक्त इतनी डेस्परेट थी कि उन्होंने तथास्तु कह दिया। ये वीटो पावर कंपनी के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वाकई। चलिए, इसके बाद हम पहुंचते हैं चार्टर एक्ट्स के दौर में। 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर असल में एक लाइसेंस रिन्यूअल की तरह था, है ना? बिल्कुल। जैसे हम आज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं, वैसे ही 1793 में कंपनी का लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 1813 तक आते आते तो चीजें बदलने लगी थीं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। सही कहा। और ब्रिटेन के बाकी व्यापारियों ने कहा कि भाई, सारा मुनाफा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों कमाए, हमें भी भारत में व्यापार करना है। तो ब्रिटिश संसद पर दबाव पड़ा और 1813 के एक्ट में कंपनी का एकाधिकार यानी मोनोपोली खत्म कर दी गई। भारत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। लेकिन कंपनी ने भी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपना चाय और चीन का व्यापार बचा लिया था। बिल्कुल। कंपनी ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अपनी मोनोपोली बनाए रखी। एग्जाम्स में ये चाय और चीन वाला फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, इसे नोट करना ना भूलें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और इसी 1813 के एक्ट में एक और चीज हुई थी। पहली बार भारतीयों की पढ़ाई लिखाई के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का नियम बना था। एक तरह का CSR फंड। बिल्कुल, 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट। लेकिन मेरा एक तीखा सवाल है, क्या भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना वाकई में ब्रिटिश सरकार की कोई नेक नियत थी, या फिर ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट PR स्टंट था? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, अगर हम गहराई में जाएं तो उन्हें निचले स्तर पर काम करने के लिए क्लर्कों की एक बड़ी फौज चाहिए थी। ऐसे लोग जो देखने में भारतीय हों लेकिन सोच से और अंग्रेजी भाषा में ब्रिटिश हों। अच्छा, तो मतलब अपना ही काम आसान करने के लिए उन्होंने ये बजट निकाला था। बिल्कुल। लेकिन कारण जो भी हो, एग्जाम के लिए ये 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले PYQs में से एक है। स्टूडेंट्स को इसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए। डन। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। ये मुझे बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है, क्योंकि अब कंपनी का साम्राज्य सिर्फ बंगाल तक तो सीमित था नहीं। एकदम सही। अब पूरी तरह से केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन का समय आ गया था। कंपनी का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। तो इसी एक्ट में बंगाल के बॉस को पूरे इंडिया का CEO बना दिया गया था ना? जी हाँ, एक ग्रैंड प्रमोशन। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और स्टूडेंट्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का नाम बहुत अच्छे से याद कर लें। विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसी दौरान कंपनी से व्यापार पूरी तरह बंद करने को भी कह दिया गया था। बिल्कुल, बिजनेस शटर डाउन। उनसे कहा गया कि अब तुम कोई व्यापार नहीं करोगे, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। तुम इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी
अचानक से सामान बेचना बंद कर दे और पूरी तरह से एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाए। बिल्कुल सही। यह सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि कैसे एक विशुद्ध व्यापारी कंपनी अब पूरी तरह से शासक बन गई थी। एक बहुत बड़ा बिजनेस पिवट था। और जब आप सरकार बन जाते हैं तो आपको एचआर पॉलिसी भी लानी पड़ती है। 1833 के एक्ट में एक धारा 87 थी, है ना? हाँ, धारा 87। इसमें कहा गया कि कंपनी की नौकरी में किसी भी भारतीय के साथ उसके धर्म, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर सच में लागू हुई थी? देखिए, जमीनी स्तर पर तो ये पूरी तरह लागू नहीं हुई। अंग्रेजों ने ऊंचे पद अपने ही पास रखे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये बहुत बड़ी बात थी। और हाँ, चूंकि अब वो पूरे भारत के लिए कानून बना रहे थे तो उन्हें एक लीगल एक्सपर्ट की भी जरूरत थी। हाँ, एक कानून का जानकार। तो बॉस की टीम में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, लॉर्ड मैकॉले। वो पहले लीगल एडवाइजर बने। मैं कड़े शब्दों में छात्रों से कहूंगा कि लॉर्ड मैकॉले और विलियम बेंटिक का नाम हमेशा याद रखें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम 1853 के चार्टर एक्ट पर आते हैं। ये कंपनी का आखिरी चार्टर एक्ट था ना? हाँ, इसके बाद तो 1857 की क्रांति हो गई थी। 1853 तक आते आते पूरे भारत पर शासन करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की टीम काफी नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम का बंटवारा 2.0 किया। कानून बनाने का काम यानी विधायिका और कानून लागू करने का काम यानी कार्यपालिका। इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब कानून बनाने के लिए एक अलग ही संस्था बना दी? बिल्कुल, एक भारतीय विधान परिषद या कहें केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। ये पूरी तरह से एक मिनी पार्लियामेंट यानी एक छोटी संसद की तरह काम करती थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और 1853 के एक्ट में एक और बहुत खास बात थी। मुझे लगता है हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, ओपन कंपटीशन। एकदम सही। सिविल सर्विसेज में जो सिफारिशें चलती थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अरे, ये तो वही एग्जाम्स है जिनकी तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पीएससी। मतलब इन सब की जड़ें इस 1853 के ओपन कंपटीशन से ही जुड़ी हैं। बिल्कुल, अब दरवाजे सबके लिए खुल दिए गए थे। जो खुली परीक्षा पास करेगा वही अफसर बनेगा। 1854 में इसके लिए मैकाले समिति भी बनी थी। ये विषय परीक्षा के नजरिए से बहुत ही एडवांस्ड और महत्वपूर्ण है। इसी कदम ने आधुनिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। ये वाकई बहुत ही शानदार सफर रहा है, एक छोटी सी कंपनी से लेकर पूरे देश का प्रशासन संभालने तक। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर 1853 में ये ओपन कंपटीशन शुरू नहीं होता तो क्या आज की हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ भाई भतीजावाद पर चल रही होती? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? और आज के हमारे सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी के इनकॉर्पोरेट रूल्स की कितनी झलक बाकी है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई इस पे सोचना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी लाइन बाय लाइन समझा है, अपने नोट्स से बहुत अच्छे से रिवाइज करें, अपनी पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि खुली परीक्षा में केवल मेहनत ही जीतती है। रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।